हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं विजय सिंह सामोता, विजय जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि लोग यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखें। कोई फीस नहीं है, ना कोई चार्ज है। ताकि देखें, और ये सिर्फ जीएस विजय एजुकेशन का एंड काउंसलर सिर्फ सिर्फ स्टूडेंटों को ध्यान में रखकर बनाया गया चैनल है। तो आप इससे जुड़े, जो भी देख रहे हैं स्टूडेंटों के पास शेयर करें। इस चैनल पर 6 से 10 तक एसएसटी और 11-12 में हिस्ट्री पॉलिटिकल, ये आपको अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा। हम बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया या जो क्वेश्चन जो जितने प्रकार के होते हैं, हम उन सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, आपको करवाएंगे, नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, काउंस एजुकेशन एंड काउंसलिंग ग्रुप, उससे आप जुड़िए। और वहाँ पर आपको नोट्स, मतलब हम ऐसा कोई भी लीक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे पूरी क्लास में जो आपको एग्ज़ाम में परेशान करे। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप और हम मिलकर एक प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि प्रत्येक स्टूडेंट हिस्ट्री पॉलिटिकल में 90 से अबव आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस प्रयास में आप सब सहयोग करेंगे। और जो वीडियो किसी स्टूडेंट के गार्जियन देख रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि वो अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को इस चैनल के माध्यम से जोड़े। यहाँ कोई फीस नहीं है, फ्री एजुकेशन है। और दूसरी बात, कोई भी समस्या एग्ज़ाम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित जो भी है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो मेरा तो एक ही वाक्य है, मेरा प्रयास स्टूडेंटों के लिए, मेरा प्रयास विद्यार्थियों के लिए, मेरा एक प्रयास विद्यार्थियों के लिए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। कोई फीस नहीं है। टाइम शेड्यूल अभी आपको सूचित कर दिया जाए। एक बार आप जुड़ें, कब कब आएंगे आपका स्कूल टाइम के बाद हम क्लास का अरेंज करेंगे। इवन जिसको 11वीं में भी दिक्कत है हिस्ट्री पॉलिटिकल में, तो वो भी जुड़ सकता है या कमेंट करे, उसको भी कोर्स करवाएंगे। जिसका 9th में है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उनको भी क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, पढ़ते सब, आप भी पढ़ रहे हो और मतलब सब पढ़ते हैं, लेकिन जो डिफरेंस आता है, कभी आपने सोचा है वो क्यों आता है? एक एवरेज स्टूडेंट और एक हाई लेवल के स्टूडेंट में डिफरेंस कहाँ आता है? इसके दो बड़े कारण हैं। दो क्या तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि सब्जेक्ट को हल्के में लेना।
समझे, सब्जेक्ट को बिल्कुल हल्के में लें। दूसरा जो है कंटिन्यूटी। एक टॉपर बंदे में कंटिन्यूटी होती है कि उसको 5 घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है, क्लास के अंदर वो बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ता है। और तीसरी कमी, एग्जाम पैटर्न को समझ, क्या लिखना है, एग्जाम को कैसे फेस करना है, कैसे आंसर देने हैं, किस प्रकृति के क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार से वहाँ आंसर देने हैं, तो वो सब चीज़ें। और दूसरी चीज़, उनका जो आंसर देने का तरीका। अब उदाहरण के लिए मान लो निबंधात्मक क्वेश्चन है, 2.5 से 3 पेज का है, तो एग्जामिनर जो उस कॉपी को जांचेगा तो वो शुरुआती जो प्रस्तावना हम बनाते हैं, अभी जैसे मान लो अपने सिंधु घाटी सभ्यता फर्स्ट चैप्टर है जो, लेकिन इसके लिए पहले प्रस्तावना तो होगी ना, तो वहीं पे एक टीचर प्रस्तावना को देख के भी समझ जाता है कि आगे आंसर कैसा रहने वाला है। तो बी पॉजिटिव, GSVJ एजुकेशन काउंसलर यूट्यूब से जुड़े, एग्जाम तक तैयारी करवाएंगे आपको, कोई भी लीक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो आप सोल्व करेंगे। तो चलो आज थोड़ा आरंभ करते हैं इतिहास विषय। 12th इतिहास यानी कि 12th कक्षा में इतिहास की 3 बुक चलती है। सबको पता है भारत के इतिहास के विषय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में मैटर अलग अलग है। फर्स्ट में प्राचीन, सेकंड में मिडेवल या मध्यकालीन, और थर्ड में आधुनिक काल। ये तो हो गए अपने विषय के। तो डायरेक्ट विषय पर जाने से पहले उसकी हिस्ट्री की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने को समझना होगा, एक पृष्ठभूमि बनानी होगी आपको। आप एक स्टूडेंट है, जा रहे हैं कहीं, आपको ये पूछ ले BC और AD में क्या अंतर है, क्या बताओगे? या तो वो आप में कमी निकालेगा कि आप पढ़ते नहीं, या फिर टीचर में कमी निकालेगा कि वो पढ़ाता नहीं है। हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है। तो आज हम बेसिक नॉलेज जो इतिहास का हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए उससे शुरुआत करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि BC और AD ये क्या चक्कर है। कभी कभी आता है तो सिर चकरा जाता है, कहाँ BC आ रहा है, कहाँ AD आ रहा है। कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट्स और बड़ों को प्रॉब्लम हो जाती है कि BC AD। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को बोला जाता है BC, ईसा पूर्व, और जन्म के बाद को ईस्वी बोली जाती है। तो जन्म के बाद का जो क्रम है वो बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे मान लो 99 आ गया, फिर 2000 आ गया, 2001 आ गया, 2003, अब 2023, ऐसे बढ़ते हुए क्रम है। और ईसा के पूर्व है, ईसा मसीह के पूर्व में ये घटते क्रम में होता है। तो ये हो गया, इसको बेसिकली दिमाग में एक स्टूडेंट जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसको इतना पता होना चाहिए। अब हम दूसरा जो टॉपिक, बेसिक टॉपिक है, जो अमूमन मैं समझता हूँ प्रत्येक हिस्ट्री के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो बेसिकली इसको 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। कुछ जगह 4 भाग भी दे रखे हैं, प्राक, ऐतिहासिक, प्राचीन और मध्य, आधुनिक। ये कहीं 4 कहीं 3, वो मैं डिफरेंस आपको अभी समझाता हूँ।
इतिहास, इति प्लस आस, यानी कि जो अतीत या बीत गया वो इतिहास। तो क्या हर बीता हुआ कल इतिहास है? अभी आप आगे वाले पॉइंट में खुद उत्तर दे दोगे कि क्या है। हिस्ट्री शब्द का अर्थ है अनुमान लगाना, जो सर्वप्रथम इसका प्रयोग हेरोडोटस ने किया था और उसकी बुक थी हिस्टोरिका 5वीं ईसा पूर्व। तो अब हम कह सकते हैं कि इतिहास बीते हुए कल का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्या? बीते हुए इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन। अभी अध्ययन इतिहास कहलाता है। जैसे सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, क्रम चलता है, वैदिक सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता तो महाजनपद, जनपद, महाजनपद, मौर्य काल, फिर और बीच में गुप्त काल। तो एक क्रमबद्ध अध्ययन को हम इतिहास कहेंगे। अब इतिहास को जो 4 भागों में बांटते हैं या कुछ 3 भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटने वाले हैं उनका मत, या फिर जो 3 भाग हैं इसके, एक आ गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आ गया अधोऐतिहासिक काल और तीसरा आ गया ऐतिहासिक काल। बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई। समझे कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई भी लिपि या कोई भी ऐसी प्रमाणित वस्तु नहीं मिली जो हम उसको जस्टिफाई कर सकें, पहला। दूसरा अधोऐतिहासिक काल, ये प्राचीन के भाग है। अधोऐतिहासिक काल में हमें साक्ष्य भी मिले हैं, लिपि भी मिली है, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई। प्रागैतिहासिक काल में तो हमें लिपि मिली नहीं, लेकिन अधोऐतिहासिक काल में हमें लिपि प्राप्त हुई, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे। तो अब क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस में आएगी? बेसिकली अधोऐतिहासिक काल में आएगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि प्राप्त हुई है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। जानकारी के लिए बता दें, अब तक 37 बार प्रयास हो चुके हैं। 37वां प्रयास नटवर झा ने किया था, तो अभी तक पढ़ी नहीं गई और शायद भविष्य में भी ऐसा हो कि पढ़ी नहीं। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये बेसिक था नॉलेज जो हर हिस्ट्री के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने BCA डी के बारे में जाना, फिर इतिहास के भागों के बारे में जाना, अब हम जो अपना चैप्टर है ईंट मनके और अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बेसिक, आज के वीडियो में बेसिक जानकारी देखते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं, नगरीय सभ्यता, जो आज के नगरों से भी एक अच्छी मतलब नगरीय जो विकास था वो एक अच्छा था। इसमें नालियों का विकास है, पानी की निकास की व्यवस्था है, इन सबको बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया था। अब सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में पता चला था चार्ल्स मेसन को 1825 में, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में, उस टाइम में लाहौर जो पाकिस्तान में, कराची, दोनों पाकिस्तान में, वहाँ से वहाँ तक रेलवे लाइन डाली जा रही थी। तो उस रेलवे लाइन के लिए नीचे लगाने के लिए पत्थरों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने
आदेश दिया कि पत्थरों को पत्थर लाए जाएं। तो वहाँ काम करने वालों ने कहा पत्थर की क्या जरूरत है, पुराना खंडर है, इसकी ईंटें काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार कनिंघम ने किया। फिर 1924 में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई का कार्य किया। तो अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये दो वर्ड यूज होते हैं, जबकि सबसे उत्तम और सबसे बड़ा शहर तो मोहनजोदड़ो था, कोटदी था। लेकिन इसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता या कहीं कहीं पर हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, पहला तो ये है कि ये हड़प्पा ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर विकसित हुई थी। क्लियर। दूसरा, सर्वप्रथम जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, तो उसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण हुआ, हड़प्पा सभ्यता। अब इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर है, और पूरा इसका जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो विस्तार इसका उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर है, उत्तर में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का अंतिम स्थल कौन सा है, तो वो है मांडा। दक्षिण में है देमाबाद जो महाराष्ट्र में, और पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर है जो यूपी में। पश्चिम साइड में बात करें तो इसका अंतिम स्थल है सुतकौगेंडोर। समझ में है? सुतकौगेंडोर जो पाकिस्तान बलूचिस्तान वहां पे है। तो अब इसका कालक्रम हमने ये तो देख लिया कि इसके बारे में बेसिक कितना विस्तार है, क्या है। इसका कालक्रम जो बुक एनसीईआरटी ने तैयार की है उसमें इसका कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व ईसा पूर्व है, तो बैक चलेगी डेट। तो हमें यही याद रखना है। आगे आप कॉलेज या कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पे कुछ डेट अलग मिलेगी, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम के हिसाब से ये डेट याद रखनी है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, इसका कालक्रम। एक चीज याद रखना दोस्तों, मैं ये जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ, ये पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूँ, ये पता कहाँ काम है। जब आप निबंधात्मक क्वेश्चन करोगे तो उस निबंधात्मक क्वेश्चन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आ गया तो वहाँ आपको इनमें से जो मैंने पृष्ठभूमि बताई है कुछ पृष्ठभूमि यही रखनी, प्रस्तावना बनानी पड़ेगी आपको। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार है, फैलाव है 3 देशों में, भारत, पाक, अफगान में। और सबसे पहले ये दुनिया के सामने कब आई, तो सबसे पहले ये 1924 में लंदन वीकली से एक समाचार पत्र है उसमें आई थी, वहाँ उसमें छपा था, जिससे 1924 में लोगों को पता चला विश्व में कि सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। अब एक चीज
इसके जानने मतलब इसके क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण है मोहर। क्या है? मोहर, हड़प्पाई मोहर। ये शेल खड़ी से बनी हुई होती थी, चौकोर होती थी, शेल खड़ी से बनी हुई होती थी। इन पे लिपि अंकित है, यानी कि इन पे कुछ भी अंकन था, यानी कि हर पर अलग अलग अंकन होगा, लेकिन पहली तो ये शेल खड़ी के पत्थर से बनी थी, दूसरी इन पे अंकन था जो अभी तक अपठित है, पता है मैं नहीं पढ़ा गया। तीसरी चीज है, इन पे जानवरों के चित्र ज्यादा थे, जानवरों के चित्र ज्यादा थे। और चौथी बात इसमें निकल के आती है पहचान, क्योंकि इसमें कुछ धार्मिक भी थे, जैसे पशुपति नाथ की है, या कुछ ऐसे धरती को उर्वरा देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये इन सब मोहरों पे अंकित। तो सबसे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता को जानने का कौन सा है, तो वो है मोहरे। फिर अन्य वस्तुओं में आ जाते हैं कि उनमें आभूषण हैं, औजार हैं, मर्द भांड, यानी कि जो बर्तन वगैरह हैं वो। तो आभूषण, औजार और मर्द भांड ये और मोहर, ये चीज़ें वहाँ की आइडेंटिफाई करती हैं। ले तो इससे हम देखते हैं कि जब नगरीय थी तो कृषि और पशुपालन पर कम निर्भर थे, अन्य काम करते थे, जैसे आभूषण बनाना है, मर्द भांड बनाना है, औजार बनाना है। तो ये चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में थी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी क्या? यस, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी एक इस जगह सभ्यता मौजूद थी, जिसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी, प्रारंभिक सभ्यता थी, उसको प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसके बाद वाली को परवर्ती हड़प्पा संस्कृति या विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है डेफिनेट, और इसमें 3-4 स्थान खोजे गए थे प्रारंभिक हड़प्पा में, जैसे कोटती है, सिसवल है, आमरी नाल है। ये तो ये हो गया कि हड़प्पा से पहले भी हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। अब एक है कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति, दो वर्ड आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति, ये क्या है? तो सिंधु घाटी के किनारे विकसित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के स्थान पर कई बार हड़प्पा संस्कृति का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृति का मतलब क्या है, ये आपके क्वेश्चन डेफिनेट बन सकता है कि संस्कृति का मतलब क्या है, आपकी बुक में इंडेक्स में दे रखा है। तो संस्कृति का मतलब होता है कि जो पुरावस्तुएं हैं, जो पुरावस्तुओं का ऐसा समूह है, पुरावस्तुओं का ऐसा समूह है जो विशिष्ट हो, एक भौगोलिक क्षेत्र हो और एक कालखंड में हो, उसे बोला जाता है संस्कृति। क्या? एक मतलब पुरावस्तुओं का ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशिष्ट हो, एक भौगोलिक क्षेत्र में हो तथा एक कालखंड में, तो उसको हम संस्कृति बोलते हैं।
जैसे पुरावस्तु में आ गए, जैसे पत्थर के फलक हैं, बांट हैं, मनके हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो इनमें आती हैं। तो दोस्तों आज हमने हड़प्पा संस्कृति इतिहास के बारे में कुछ विशेष तथ्य तथ्य देखे। फिर जो अपना टॉपिक है ईंटें मनके अस्थियाँ, उसके बारे में यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक चर्चा हमने की। तो दोस्तों आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कोई फीस नहीं है। और अगर क्लास ले रहे हैं आप मेरी, अगर आपके 70 से 80 नंबर 10 नंबर का इजाफा हो रहा है अगर 1 घंटे की क्लास में, तो गलत नहीं है। कोई फीस चार्ज नहीं है, सबके पास फ़ोन है। शेयर करो आप एक दूसरे को, एक दूसरे के ग्रुप में। हाँ, ये मैं ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा वो सिर्फ बोर्ड के पैटर्न के आधार पर, क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, क्या ब्लूप्रिंट है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर आपका कोर्स करवाऊँगा। उसी बात को ध्यान में या उन्हीं पैटर्न को ध्यान में रखकर हम कुछ क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। GS विजय एजुकेशन एंड काउंसलर, ये सिर्फ एक एजुकेशन चैनल है। तो आज हमने हड़प्पा के बारे में, इतिहास के बारे में जाना और कुछ हड़प्पा के बारे में भी हमने चर्चा की। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि बहुत से पॉइंट हैं इस चैप्टर में, जैसे प्रारंभ हुआ, पशुपालन या कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी, फिर मोहनजोदड़ो 1-2 शहरों का हम विवरण देखेंगे, समाधान की यानी कि दाह संस्कार की कैसी प्रकृति थी और विनाश कैसे हुआ, इन सब पर हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए। जो गार्जियंस देख रहे हैं वो अपने अपने बच्चे को या बच्ची हो उसको प्रेरित करें। पढ़ते सब हैं लेकिन तरीका सबके पास नहीं। क्या कहा? तरीका सबके पास नहीं। जब मैं 3-4 साल के पेपरों का अध्ययन कर रहा हूँ और उसके आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सोचो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में निश्चिंत हो जाए। जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़िए और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से हम कोर्स को कवर करेंगे, कंटिन्यूटी रहेगी, टाइमिंग आपके स्कूल टाइम से मैच नहीं खाएगा, उसके बाद में रखेंगे। और रॉकेट की स्पीड में हम कोर्स नहीं करेंगे। मतलब यहाँ जहाँ बच्चों की वहाँ है कि यहाँ बच्चे अच्छी तरह समझ गए तो उसको तो हम जल्दी कर लेंगे, बाकी समझ के उस हिसाब से देखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मेरा एक प्रयास आप सबके साथ, यही मेरा ध्येय है। मेरा एक प्रयास आप सबके साथ। ओके दोस्तों, अब हम कल इससे आगे की चर्चा करेंगे कि आरंभिक जीवन कैसा था, पशुपालन, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती, और हर जगह जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि ये क्वेश्चन बन रहा है। दैट्स। और कल हम तो थोड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कौन कौन से पिछले साल क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक क्वेश्चन मानचित्र का है जो आपको 4 नंबर दिला सकता है, सिर्फ 10 सेकंड का काम। थैंक यू।
धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करो। ओके दोस्तों, बाय। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम।